हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। माई सेल्फ इज़ एजाज अहमद, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से ये वीडियो मैं तमाम उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो बच्चे क्लास 9, 10th, 11th, 12th से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे अपने आप को फ्यूचर्स में नीट के लिए देख रहे हैं, नीट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको अपनी बायोलॉजी को स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले आपको किस चैप्टर को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको सुजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले सेल्स के बारे में जानिए, सेल को समझने की कोशिश करिए। जो फर्स्ट यूनिट है आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप उसको पढ़िए। अगर आपको सेल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप पूरी की पूरी बायोलॉजी को आसानी से समझ जाएंगे। आज इसी यूनिट्स के एक क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया, टॉपिक्स को हमने यहाँ पर लिया है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस ऑफ सेल थ्योरी। तो यहाँ पर आज की इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे महान बायोलॉजिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशंस के कारण हमारे पास सेल थ्योरी का कंसेप्ट आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक महान फिलासफर अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल ने कहा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंसेस्टर रिलेशनशिप ज़रूर है। आज के टाइम में अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अरिस्टोटल के बाद 1519 के अंदर दो ऐसे शख्स की मैं यहाँ पर बात करूँगा, ज़ेकेरियस जॉनसन और हैंस जॉनसन। हैंस जॉनसन जो ये ज़ेकेरियस जॉनसन के फादर थे और ये एक ऑप्टिशियंस थे, इसीलिए ज़ेकेरियस जॉनसन का जो इंटरेस्ट था वो भी लेंसेज के अंदर काफ़ी था। ज़ेकेरियस जॉनसन ने कुछ और साइंटिस्टों के साथ मिलके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बनाई और इन्हीं की माइक्रोस्कोप को बाद में लेटर और ज़्यादा मॉडिफाई करने का काम रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक्स और गैलीलियो ने किया। और उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के उस महान बायोलॉजिस्ट की जिन्होंने सबसे पहले हमें सेल के साथ इंट्रोड्यूस कराया। जी हाँ, वो है रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हमें सेल के साथ इंट्रोड्यूस कराया। रॉबर्ट हुक ने कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। और रॉबर्ट हुक ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था वो एक कॉर्क स्टॉपर था, यानी वो एक स्टॉपर था। पहले वक्त में क्या होता था कि जो कांच की बॉटल्स होती थी उनके ऊपर जो ढक्कन हुआ करता था वो कॉर्क का हुआ करता था, यानी जो पेड़ की जो छाल होती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं और उसी का ढक्कन जो है उन बॉटल्स पे लगाया जाता था, इसलिए उसको हम कॉर्क स्टॉपर बोलते हैं। ये उस वक्त आसानी से अवेलेबल होता था, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने बॉटल्स का वही एक ढक्कन लिया जो कॉर्क का बना था और उसको अपने तेज़धार चाकू से छील के और उसकी थिन स्लाइसिस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। रॉबर्ट हुक की जो है अपनी माइक्रोस्कोप थी और वो जब उसने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रखा तो उसे हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया। यहाँ पर उसने इसको मधुमक्खी के छत्ते के समान जैसे कोई स्ट्रक्चर को देखा और यहाँ पर उन्होंने इसको लिटिल स्पेसिस या लिटिल कंपार्टमेंट्स कहा। इसी सेल्स को लैटिन वर्ड सीला भी सीला शुरुआत में कहा गया और बाद में ये सेल बना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रॉबर्ट हुक थे यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जिस सेल को देखा उन्होंने एक डेड सेल्स को देखा था। रॉबर्ट हुक ने अपनी इन्हीं फाइंडिंग्स को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर भेजा और अपनी किताब को भी लिखा जिस किताब का नाम माइक्रोग्राफिया था। माइक्रोग्राफिया के चैप्टर नंबर 18 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, आपको रॉबर्ट हुक के बारे में क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना कि रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट थे, वो एक मैथमेटिशियंस भी थे, वो एक फिजिस्ट भी थे और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स का टर्म सबसे पहले दी और रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया था। रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो फाइंडिंग्स थी, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश होती थी। और इसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद फिर हम बात करते हैं एक और महान बायोलॉजिस्ट की। 1674 के अंदर एक और महान बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक वो एक महान बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें बाद में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया। इन्होंने रॉबर्ट हुक से भी बेहतरीन माइक्रोस्कोप्स का कंस्ट्रक्शन किया और इसी माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने पॉन्ड वाटर्स को लिया और सम बुक्स में है कि इन्होंने रेन वाटर्स को भी लिया। लेकिन जब इन्होंने अपना जो सैंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और देखा, इन्हें छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए और इन्होंने उसको वाइल्ड एनिमल के मॉलिक्यूल्स कहा। इसी वाइल्ड एनिमलिक्यूल्स की जब बाद में बायोलॉजिस्ट ने खोज की तो उन्होंने देखा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरियाज को देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स में जो पॉन्ड वाटर्स है या रेन वाटर्स है लिया और इसमें इन्होंने किन किन चीज़ों को दरियाफ्त किया। इन्होंने यहाँ पर बैक्टीरियाज को देखा, प्रोटोजोन्स को देखा और उसके अलावा इन्होंने ब्लड सेल्स डिफरेंट एनिमल्स के भी देखे। तो यहाँ पर
एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek कोई ऑफिशियली बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक मर्चेंट थे और इनकी जो फाइंडिंग्स थी ये भी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर पब्लिश हुई। इनकी भी एक किताब थी जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के बाद ये जो दोनों बायोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने हमें सेल के साथ इंट्रोड्यूस तो करवाया, लेकिन अभी तक हमें ये जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि सेल के बीच में क्या क्या मौजूद होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 1831 की, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्रून एक और बायोलॉजिस्ट आता है जिन्होंने हमें कहा कि जो सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। रॉबर्ट ब्रून ने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स के अंदर एक प्लांट डेस्केंटिया था और उसका उन्होंने एपिडर्मिस और स्टिग्मा और एंथर का जो सेल था उनके बीच में न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर्ड किया। तो रॉबर्ट ब्रोन्स के बाद अगर हम बात करें 1839 के अंदर एक और बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम था प्रुकुंजा। प्रुकुंजा ने यहाँ पर हमें कहा कि जो सेल है उसके बीच में जो लिक्विड मौजूद होता है, जो जेल लाइक लिक्विड मौजूद होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बेस बनता जा रहा है कि हम सेल को पूरी तरीके से किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, एक बेस बनता जा रहा है। तो यहाँ पर इतनी जानकारी आने के बाद दुनिया के दो बायोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सेल के ऊपर काम कर रहे थे। कौन थे वो बायोलॉजिस्ट, उनके बारे में जानते हैं। वो थे हमारे पास सेक्वान एंड शिल्डान। शिल्डान जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं या तो वो एक ही प्रकार के सेल्स से बने होते हैं या वो डिफरेंट प्रकार के सेल्स से बने होते हैं। लेकिन एक्चुअल में इनकी जो फाइनल कंक्लूजन था वो ये था कि चाहे एक प्रकार के सेल से बने हो या डिफरेंट प्रकार के सेल से बने हो, बल्कि सेल का कंपोजिशन एक जैसा रहता है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और जो ऐड ऑन की रॉबर्ट ब्रोन्स की और प्रुकुंजे की, सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। इसी प्रकार से अगर हम शवान की बात करेंगे, सक्वान की बात करेंगे, तो सक्वान जो था उन्होंने वो एक ज़ूलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जितने भी जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है और सेल के भीतर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। जो सक्वान थे उन्होंने सेल हाइपोथेसिस दिया था और उन्होंने ही हमें बताया था कि जो प्लांट का सेल होता है उसके बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। ये दोनों बायोलॉजिस्ट अपनी कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन जब इनको पता चला कि इन दोनों की फाइंडिंग आपस में मैच कर रही है तो ये दोनों 1839 के अंदर एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन्होंने वहाँ बैठ के सेल हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद 1839 के अंदर इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने दुनिया को सेल थ्योरी का कंसेप्ट दिया। और इनकी सेल थ्योरी में क्या था, इन्होंने कहा कि द बॉडी ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी दुनिया के तमाम प्लांट्स और एनिमल उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। और यहाँ पर अभी तक ये दोनों बायोलॉजिस्ट ये समझ नहीं पाए थे कि पुराने सेल से नए सेल की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी उनका हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर एक हमारे पास बायोलॉजिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो पुराना सेल होता है वो नए सेल से बनता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक थ्योरी दी थी ओमनी सेलुले सेले, यानी न्यू सेल्स डेवलप्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्को जो थे उन्होंने ये तो कह दिया कि जो नया सेल है वो पुराने सेल से डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पर उनका भी क्रिटिसिज्म हुआ। उनसे पूछा गया कि आप हमें प्रूव करके बताएंगे न्यू सेल्स पुराने सेल्स से कैसे बनता है। रुडोल्फ विर्को की जो थ्योरी थी ओमनी सेलुलर सेल, उसका मतलब ये था कि जो पुराना सेल होता है उसी से वो सेल डिवाइड हो गया, आगे दो सेल बनते हैं, फिर वो दो सेल आगे फर्दर डिवाइड होकर दो सेल बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, रुडोल्फ विर्को ने अपनी स्टेटमेंट में बहुत बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी थ्योरी को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया के अंदर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को माना जाता था। जी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस का मतलब था कि जो लाइफ है नॉन लिविंग चीज से बनती है, यानी लिविंग चीज से नहीं बनती है। जैसे कि आज हमें पता है कि अगर हमारे पास एक हाउस फ्लाई है वो एग से बनती है, यानी वो एक लिविंग चीज से बनती है। लेकिन तब ये बिलीव किया जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग चीज से बनते हैं। तो ऐसे में रुडोल्फ विर्को की थ्योरी को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ वो एक ऐसा वक्त भी था तब बायोलॉजिस्ट ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे कि दुनिया का सबसे पहला जो सेल था वो किस प्रकार से बना था, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरुआत में कैसी रही होगी, उस पर भी काम चल रहा था। और उस वक्त रुडोल्फ विर्को की इस स्टेटमेंट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए रुडोल्फ विर्को की स्टेटमेंट्स की स्पोर्ट्स में दो बायोलॉजिस्ट फिर खड़े होते हैं, जिनमें से एक का नाम था फ्रैंकिस रेडियाई, जो 1835 के अंदर
जो सामने आते हैं। और फ्रैंकिस रेडियाई और लुईस पास्चर, ये दोनों ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को टोटली नकार दिया, टोटली डिस्कार्डेड करा दिया। तो जो हमारे पास फ्रैंकिस रेडियाई थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि जो लाइफ जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है, यानी जो लाइफ है लिविंग चीज़ से ही प्रोड्यूस होती है। तो फ्रैंकिस रेडियाई का वो एक्सपेरिमेंट क्या था, फ्रैंकिस रेडियाई ने क्या किया, 3 जार्स लिए और तीनों जार के अंदर उन्होंने उबले हुए मीट के कुछ टुकड़े लिए, यानी गर्म पानी के अंदर उन्होंने मीट को उबाला और उसी मीट के टुकड़ों को और पानी को तीनों जारों में डाल दिया। पहले जार को उन्होंने बिल्कुल ओपन रखा, दूसरे जार को उन्होंने ढक्कन से बंद किया और तीसरे जार के ऊपर उन्होंने एक सिंपल सा क्लॉथ बिछा दिया, यानी कपड़ा बिछा दिया। अब होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद जो फर्स्ट जार है उसमें एक हाउस फ्लाई आती है और वो मीट के टुकड़े पे बैठती है, अपने एग छोड़ के चली जाती है। और जो सेकंड जार होता है उसके ऊपर ढक्कन है और जो थर्ड जार है उसके ऊपर क्लॉथ है। तो कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि जो हाउस फ्लाई अपने एग्स छोड़ गई थी उसके एग्स में से वार्म्स निकलते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव होता है कि जो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एग। लेकिन यहाँ पर उनको एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। क्या था वो सामना, यहाँ पर बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, और उस वक्त चर्च जो है वो भी बड़ा पावरफुल होता था क्योंकि वो बाइबल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ पे उनको कहा गया कि जो आपका जार नंबर 2 और जार नंबर 3 इसमें मीट के टुकड़ों को आपने काफ़ी ज़्यादा उबाला होगा, इसलिए यहाँ पर लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई और आपके फर्स्ट जार में लाइफ प्रोड्यूस होगी। और इसी चीज़ का जवाब देने के लिए लुईस पास्चर सामने आए और लुईस पास्चर ने 1835 के अंदर लुईस पास्चर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल अपरेटस था, उन्होंने स्वान नेक टाइप का एक एक्सपेरिमेंटल जो अपरेटस लिया और उसके अंदर भी उन्होंने मीट का एक शोरबा डाला, यानी उबला हुआ मीट का जो पानी डाला। और यहाँ पर जो उन्होंने अपना अपरेटस लिया उसका जो नेक था उसको टेढ़ा मोड़ दिया, यानी हांस नेक की तरह उसको टेढ़ा मोड़ दिया। और टेढ़ा मोड़ने से क्या हुआ कि जो नेक इतना टाइटली था कि उसमें से अंदर जो है आसानी से हवा जो है इंटर नहीं कर पा रही थी, ना ही कोई जर्म्स जो है यहाँ पर इंटर कर पा रहे थे। यहाँ पर लुईस पास्चर ने उन साइंटिस्ट को कहा कि आप हमें बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि जो लाइफ है ये नॉन लिविंग चीज़ों से आती है, तो आप हमें बताइए कि मेरे इस जार के अंदर लाइफ कितने दिन के बाद आ जाएगी। तब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट का भी ये यकीन था कि जो लाइफ है नॉन लिविंग चीज़ से आती है। उनमें सबसे अहम थे वॉन हेलमट। तो वॉन हेलमट ने उनको कहा कि आप, और उसके अलावा और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने कहा कि आप 21 डेज़ का वेट करें। यहाँ पर लुईस पास्चर ने 21 नहीं बल्कि 25 डेज़ का वेट किया, तो यहाँ पर कोई भी लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा अपरेटस अच्छा नहीं है इसलिए लाइफ प्रोड्यूस नहीं। उन्होंने कहा मेरा अपरेटस ठीक है, यहाँ पर मैं लाइफ बना के बताऊंगा। तो यहाँ पर लुईस पास्चर ने उस अपने फ्लास्क का नेक को तोड़ डाला। जब नेक को तोड़ा तो उसमें एयर इंटर किया और एयर्स के साथ साथ वहाँ पे जर्म्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने भी इंटर किया और बीच में उसी मीट के टुकड़े के ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। तो उसने यहाँ पे एक चीज़ कही कि जो खराबी जो है वो अब मीट के टुकड़े में नहीं है बल्कि खराबी हवा में है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस चीज़ में दाखिल होने के बाद, इस चीज़ में इंटर होने के बाद ग्रो कर जाते हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब उसका कल्चर मीडियम मिलता है वो आसानी से वहाँ पर ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर लुईस पास्चर और फ्रैंकिस रेडियाई के एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है पूरी तरीके से रिजेक्ट होती है। अब ये दुनिया यहाँ पर समझ चुकी थी कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होते हैं और जो न्यू लाइफ है वो पुरानी लाइफ से आती है। यानी एक चीज़ और यहाँ पर लोग समझ चुके थे कि लाइफ जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल, यानी लाइफ जो है वो सेल के फॉर्म में जो मौजूद होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने सेल देखा है, तो हाँ नेचुरली आपने सेल देखा है। एग जो है वो भी एक सेल होता है, तो सेल जो है उसमें लाइफ एग्जिस्ट है। जैसे आप देखेंगे हैन का एग है तो उसी से लाइफ प्रोड्यूस होती है। तो ये रिडो विर्को की स्टेटमेंट को आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि न्यू लाइफ डेवलप्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ या न्यू सेल डेवलप्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये उनका एक स्टेटमेंट था। और इस तमाम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से हमारे पास धीरे धीरे जो है इंफॉर्मेशन बढ़ती गई। अब हुआ ये कि जो हमारे पास सेल थ्योरीज जो सक्वान और शेल्डान ने मिलकर दी थी, उनकी इस सेल थ्योरीज के अंदर सेल के भीतर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी अभी भी खोजे जाना बाकी थी। अभी बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट थे वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो सेल होता है ये खुद में इंडिपेंडेंट होता है और सेल अपनी इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। दूसरा, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती।
तो किस प्रकार से कोई सेल खुद में इंडिपेंडेंट रह सकता है और सेल के बीच में जो केमिकल मौजूद हैं ये क्या चीज़ है, और सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है और किस प्रकार से इतनी रिएक्शंस के द्वारा सेल काम करता है, ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुक बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे। और फिर जो है आविष्कार होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाल एंड रूस्का के द्वारा, और धीरे धीरे जो है वो सेल के भीतर की सभी ऑर्गेनेलिज डेवलप होती हैं, प्रोटोप्लाज्म को अच्छे तरीके से समझा जाता है, और फाइनली जो सेल थ्योरी है इसको आज के वक्त में हम सेल डॉक्ट्राइन और मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जितनी भी बायोलॉजिस्ट की मैंने बात की, चाहे उसमें हमारे पास ज़ेकेरियस जॉनसन्स हो, रॉबर्ट हुक हो, एंटोनी वॉन ड्यून्सहुक हो, रॉबर्ट ब्राउन हो, पुरकंजे हो, शवान और शिल्डान्स हो, रुडोल्फ विर्को हो, और उसके साथ साथ फ्रैंकिस रेडियाई और लुइस पास्चर हो, नाल एंड रूस्का हो, इन सभी की कंट्रीब्यूशन से हमारे पास सेल थ्योरी का कंसेप्ट बन पाया। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि आज की मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, और इस सेल थ्योरी की वजह से हम किस प्रकार के इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाए। थैंक यू।